नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। ईरान इजराइल युद्ध में सीज फायर के बाद जीत किसकी हुई, इस पर ईरान, इजराइल, अमेरिका, यूरोपियन देश, तमाम पश्चिम के देश सभी अपने अपने लेवल पर एनालाइज कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं। लेकिन भारत की स्थिति इन सबसे जुदा है। जब ईरान की राजधानी तेहरान के इंकलाब स्क्वायर पर हजारों हजार की संख्या में पुरुष, महिला, बुजुर्ग, बच्चे ईरान के विजय का जश्न मना रहे हैं, उस वक्त भारत की मीडिया छाती पीट रही है। बड़ा आश्चर्य होता है, छाती लिटरली छाती पीट रही है। रुदाली बने हुए हैं, मातम मना रहे हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं, मन की भड़ास लिख रहे हैं, लेकिन नाम छिपा रहे हैं। अभी आगे बताते हैं, छिपा रहे हैं। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के फैन बन गए हैं, ईरान के मुरीद बन गए हैं, ईरान की वीरता और बहादुरी के कसीदे पढ़ रहे हैं। यहां पर मातम, रुदाली। और खामेनेई ने इस बारे में कोई दो राय नहीं है। आज डिप्लोमेटिक, कूटनीतिक कुछ हिस्सों पर भी बात करेंगे। अपने खेल में अमेरिका और इजराइल दोनों को फंसाया है। अगर समझने वाले लोग होंगे, भक्त नहीं होंगे, तो इस बात को समझ जाएंगे अभी 20-22 मिनट की चर्चा में। लेकिन जब हम अपने मीडिया को देखते हैं छाती पीटते रोते हुए, तो मन में एक सवाल होता है कि हम कंफ्यूज हैं या फ्यूज हैं। भारत का मीडिया, इसी को तो कहा जाता है बौद्धिक जगत। बौद्धिक जगत, थिंक टैंक। मीडिया में लोग पत्रकार हैं, हम लोग भी सोचते होंगे, मन में विचार आता है कि हम बौद्धिक हैं। कितना बौद्धिक दिवालियापन है। इसीलिए एक सवाल आखिर में कमेंट में भी आपका जवाब मांगूंगा कि भारत को 11 साल में मोदी जी ने फ्यूज कर दिया या कंफ्यूज कर दिया। ये आखिर तक सवाल कायम रहेगा। भाव को लाइए चर्चा में। स्वागत है भाव, फिर से एक बार। लेकिन आगे नहीं बोलूंगा मोदी सरकार, क्योंकि अभी फ्यूज हो चुके हैं। फिर एक बार मोदी सरकार छोड़ जाएगा। जरा मैं खबर दिखाता हूं आपको। गजब, पढ़िएगा इसको। गजब, जंग में पिटा ईरान, पाकिस्तान की तरह मना रहा जश्न। जंग में पिटा ईरान, पाकिस्तान की तरह मना रहा जश्न। विजेता नेतन्याहू और ट्रंप सवालों के घेरे में। यहां पर नो एक्सक्लेमेटरी, नो क्वेश्चन मार्क। ईरान को ये भारत का सबसे तेज बताता है अपने आप को। पता ही नहीं है, पता कहां तेज कहां धीमा। ईरान को हारा हुआ बता दिया है, विजेता नेतन्याहू और ट्रंप को घोषित कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस स्टोरी में, जो मैं कहा ना कि नाम नहीं बताने की अपनी हिम्मत है, कि ये पता न चल जाए कि देश में बौद्धिक दिवालियों की संख्या में ये भी नाम है। स्टोरी ये एनालिटिकल स्टोरी है। इसको पूरा हम पढ़ के नहीं बता पाएंगे कि हम पढ़ें पूरी इनकी स्टोरी, लेकिन ये एनालिटिकल स्टोरी है, ये फैक्चुअल स्टोरी नहीं है। एनालिसिस हमेशा बाय लाइन के साथ जाया करते हैं। आप अखबार पढ़ते होंगे, संपादकीय अगर पढ़ते होंगे, तो आप देखते होंगे नीचे नाम जाता है, किसने लिखा है। बहुत सारा आजकल नीचे लिख दिया जाता है कि ये फलाने के निजी विचार हैं, ग्रुप इससे सहमत नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप के ही निठल्ले लिख रहे हो तो उनका नाम तो कैसे लिख दोगे, उनको कैसे अलग कर लोगे अपने आप को उससे। यहाँ पर बाईलाइन नहीं है। ये बाईलाइन वाईलाइन का मामला भाव और अच्छे समझाएंगे, अखबार में बड़ा लंबा समय बिताया है भाव। बाईलाइन नहीं है, स्टोरी की बाईलाइन नहीं है। ये बौद्धिक दिवाली है, अपना नाम भी नहीं बता रहे हैं, उससे भी कतरा रहे हैं, डर रहे हैं। मैं कुछ आपको ईरान की तस्वीरें दिखा दूं, आप देख रहे होंगे कल से, लेकिन दिखा देता हूं, केवल एक बार रिफ्रेश हो जाए। ये देखिए, ये जो है इंकलाब स्क्वायर तेहरान में है, इंकलाब चौक की दिखाइए, और तस्वीर दिखाइए। नेक्स्ट फोटोग्राफ लाइए। ये देखिए, हजारों ही नहीं लाखों की संख्या में तेहरान में इंकलाब स्क्वायर पर लोग। अगली दिखाइए, फिर चर्चा पे है। ये देखिए, मिठाई बांट रहे हैं। खामेनेई का 86 साल के खामेनेई का फोटो लिए नारेबाजी कर रहे हैं। इजराइल और अमेरिका की तबाही के नारे लगा रहे हैं। हटा दीजिए, चलिए जस्ट उनका
अपना अधिकार है जश्न मनाने का, और विजय का जश्न मनाना भी चाहिए। अब भाऊ अगली खबर देखिए, तब सीधा जवाब पे चलेंगे। अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए। ये देखिए, एक तरफ दबाव की बात, दूसरी तरफ तारीफ। ट्रंप ने कहा ईरान बहादुरी से जंग लड़ा। ईरान और इजराइल के बीच हुए सीज फायर के बाद दोनों देश अपने पुनर्निर्माण में लगे हैं। दोनों को युद्ध से जान माल का भारी नुकसान हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान को अपने देश को दोबारा खड़ा करने के लिए पैसे की जरूरत होगी और हम चाहते हैं वैसा करें। इस स्टोरी में हेडलाइन में लिखा ये कि बहादुरी की तारीफ की, ईरान की बहादुरी की। ये पूरी खबर हमने वहीं से उठाया, इसीलिए कि अलग नहीं हो, वहीं से उठाया। कंफ्यूज और फ्यूज वाला सवाल इसलिए किया था। इसमें बाकायदे ट्रंप के बयान को डिटेल में बताया गया। ट्रंप ने नेतन्याहू की मलामत की है और ईरान की बहादुरी की खूब तारीफ की है। अंदर तो बहुत कुछ कहा है, और जो कुछ कहा है मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ईरान पर पैसे की बारिश भी होने वाली है, खजाना भी भरने वाला है ईरान का। अब सीधा भाऊ के पास। भाऊ, ये है क्या? हम क्यों मातम मना रहे हैं किसी और के विजय पर? और जो हारा है वो हारा है, वो विजय तक पीठ थपथपा रहा है, ट्रंप पीठ ठोक रहा है। एक तो आपने कहा बायलाइन नहीं, कोई जोशी कहीं से भेजेगा कोई आर्टिकल और कहेगा मेरा नाम नहीं चाहिए, तो इस आर्टिकल को गले नहीं उतरता छापने वालों को, लेकिन मजबूरी है क्योंकि आपको आदेश लेना है। इमरजेंसी में ऐसा ही होता था, आपातकाल का अभी इन्होंने कल बरसी बनाई है, 50 साल पूरे हुए। आपातकाल में भी ऐसे ही होता था और आज भी ऐसा ही हो रहा है। तो ये इसीलिए बिना बायलाइन का आर्टिकल है। दूसरी बात, नाटो के जो अभी कॉन्फ्रेंस हुई नाटो देशों की, उसमें ट्रंप ने कहा, एक तो क्रेडिट लिया कि मैंने युद्ध ये करवा दिया। उन्हें कहा कि भाई दोनों देशों को नुकसान हुआ, लेकिन इजराइल बड़ी ताकत से लड़ा, बहादुरी से लड़ा। इजराइल को क्रेडिट दिया बहादुरी से लड़ने का। दूसरी बात इसमें देखिए, डिप्लोमेटिकली इजराइल मतलब ईरान जैसा देश भी कैसा डिप्लोमेटिकली खेलता है। आपने देखा होगा कि सीज फायर के बाद नेतन्याहू को मां बहन कर दी, बिल्कुल नॉनसेंस और क्या क्या बोला। ईरान को उन्होंने कहा कि बहादुरी से लड़े, उन्हें पुनर्निर्माण की जरूरत है। पुनर्निर्माण इजराइल में भी जरूरत है, बहुत बुरी तरह से इजराइल मार खाया है, लेकिन उन्होंने ईरान को कहा और पुनर्निर्माण के लिए पैसा चाहिए। हम उनको तेल जो बेच रहे चाइना को, तो हम उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं देंगे। अब देखो यहाँ पे भी डिप्लोमेसी है। अरे तू ऑब्जेक्शन भी लेता तो भी वो ईरान तेल बेच ही रहा था चाइना को। जब पूरे सैंक्शंस था तब भी तेल बेच रहा था। अब तू कहता है कि तेल चाइना खरीद ले तो हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। तुम्हारे ऑब्जेक्शन की चिंता ना चाइना करता ना ईरान करता है। जब पूरे सैंक्शन लगे थे तब भी ईरान ही चाइना को तेल देता था और चाइना ईरान को क्या क्या नहीं देता था। सारी खबरें हमने कही है, 10 बार करी। तो एक जब हो रहा है उसके ऊपर क्रेडिट लेना कि चाइना करे, हम चाइना को भी मदद करना चाहते हैं, मतलब एक चाइना पे छप्पर रखा कि तुम खरीदो। चाइना कहेगा वी डोंट नीड योर परमिशन, अमेरिका की परमिशन नहीं चाहिए चाइना को किससे क्या खरीदे और क्या नहीं। चाइना भारत नहीं है जो पूछे कि भाई रशिया से ले कि नहीं ले। ठीक है, एक बात कर दी, लेकिन इसमें कैच है, एकाएक इजराइल के ईरान के प्रति इतना प्रेम क्यों बढ़ा है? सिंपल सी बात है। अब मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूं आपको आशीष। इन्होंने बम गिराए और बड़ा ट्वीट कर दिया कि अमेरिका की आर्मी को कोई अभी मैच नहीं कर सकता सैन्य ताकत को। हमारे जाबाज लोगों ने 100% अचीवमेंट कर दिया है। सारे परमाणु संयंत्र नेस्तनाबूद हुए हैं। उसके बाद इंटरनेशनल एजेंसियों की रिपोर्ट आई कि संयंत्र तो चल रहे हैं। रशिया ने कहा कि हमारे कोलैबोरेशन में जो संयंत्र चल रहा है फोर्डो का, वो तो चल ही रहा है। बीच में खबर आई कि ये तो भाई यूरेनियम भी बचा लिए। फिर पेंटागन की एक खबर थी जो लीक हुई, और पेंटागन की खबर लीक होने के बाद अमेरिकन लोगों के सामने चेहरा दिखाने लायक डोनाल्ड ट्रंप नहीं रहे। उनको ये बोलना पड़ा कि यहाँ के अखबार CNN और वॉशिंगटन पोस्ट, वॉल स्ट्रीट जर्नल, ये सब झूठे हैं। वहां उपराष्ट्रपति ने खुद कहा कि जो नुकसान पहुंचना था वो नहीं पहुंचाया गया। अब अमेरिका में भी बड़ा हंगामा हो गया, पूरे विश्व में किरकिरी हो गई, आपके बंकर बम भी फुस हो गए। ऐसे में यदि एक वक्तव्य ईरान से आता है, ईरान का पहला वक्तव्य बम
गिरने के बाद क्या था, थोड़ा बहुत उतरी तह पे नुकसान हुआ है, हमारे प्रोजेक्ट इंटैक्ट है, एक आध महीने में वहां काम शुरू हो जाएगा। मतलब थोड़ा ये बहुत 10 सिविल का बार काम आया, 10 एक बार बार नहीं, आया। 10। जब ट्रंप फंस गए हम्म, पेंटागन की रिपोर्ट लीक होने के बाद, तब ईरान का एकाएक यू टर्न होकर एक स्टेटमेंट आ गया कि हमारे परमाणु संयंत्रों को बहुत भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत नुकसान हुआ है। ईरान को ये बोलने में कुछ नहीं गया, क्योंकि नुकसान तो पहुंचा नहीं, और आपने बोल दिया नुकसान पहुंच गया। ईरान के इस वक्तव्य से ट्रंप साहब वहां बच गए। उन्होंने बता दिया, देखो अब ईरान खुद ही कह रहा है कि उनके क्या नुकसान हुआ, तो जो मैं कह रहा था वो सही है, मैं ही सही हूं, ये अखबार गलत है। उनने अपना फेस सेविंग कर लिया और ईरान डिप्लोमेटिकली खेल गया। उन्होंने मजबूर किया, ये डील हुआ होगा उसके बीच, ये डील हुआ होगा कि हमें पुनर्निर्माण के लिए और हम पे जो सैंक्शंस है वो सैंक्शंस, क्योंकि पेंटागन की रिपोर्ट बताती है कि अमेरिकी की बॉम्बिंग की वजह से ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ कुछ महीने पीछे हो गया है, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ। कुछ जगह तो लेकिन ये है ईरान, कि 1 महीने से 3 महीने, बस 1 महीने से 3 महीने बस। और ईरान खुद कह रहा था कि नुकसान नहीं हुआ, अब ईरान कह रहा है कि भारी नुकसान हुआ। अभी जो भारी नुकसान ये शब्द है ना आशीष, इसकी कोई क्लियरिटी नहीं है। भारी नुकसान हुआ लेकिन हमने 3 महीने में चालू किया। हाँ, भारी नुकसान हुआ कि अब हम चालू ही नहीं कर पा रहे। ये दो वक्तव्य हैं, ठीक है। तो उस भारी नुकसान से उन्होंने तो बेल आउट कर लिया अपने आप को, और जैसा ही ईरान ने बेल आउट किया ट्रंप साहब को, ट्रंप साहब ने उसका मुआवजा ईरान को दे दिया। ईरान बहादुरी से लड़ा, ईरान को पुनर्निर्माण की जरूरत है, ईरान महान मुल्क है, महान देश है, महान मुल्क है, महान मुल्क है, और उसको पुनर्निर्माण के लिए हम अब थोड़ा सा रिलैक्सेशन देने को तैयार है। ये ट्रंप ने बोला। व्हाइट हाउस कहता है कि सैंक्शंस में कोई अभी ज्यादा बदलाव होने का कोई हमको सूचित नहीं है। ट्रंप साहब ने उनको बोला, आप चाइना को तेल बेच सकते हो। अरे तुमको परमिशन कौन मांग रहा था? जैसा कि कोई हमें कोई कल वो ट्रंप बोलेंगे कि हम आशीष चतुर्वेदी, आशीष चित्रांशी और अशोक वानखेड़े को कहते हैं कि यूट्यूब पे कुछ भी बोल सकते हो। अरे लेकिन तेरी इंतजार थोड़ी कर रहे हैं हम, तू करे ना करे हमारे किसका कोई फर्क नहीं पड़ता। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना क्यों हो रहा है? चीन तो पहले भी तेल ले रहा था, और चीन और तेल देता रहेगा, और चीन निरंतर तेल देता रहेगा। अब चीन और ईरान की जो दोस्ती हो गई है वो इतनी जबरदस्त हो गई है कि ईरान समय आने पे भारत की खिलाफत में उतरेगा, जब चीन और भारत का कुछ हो गया तो। क्योंकि जो अपने संकट के समय साथ होगा उसी को साथ देगा ना। तो ये बेसिकली टोटली डिप्लोमेटिकली खेला है ईरान। अब ईरान को बहादुर बोला, ईरान को सब कुछ बोला, ईरान को पुनर्निर्माण के लिए बात कही। अब इजराइल किस मुंह से ईरान की खिलाफत करेगा, किसके भरोसे करेगा? उसमें नेतन्याहू का ठिकाने लग गए, बर्फ में लग गए नेतन्याहू जिस अमेरिका के भरोसे लड़ रहे थे, अब उनको देश में जवाब देना मुश्किल हो गया। और ये जो लोग कहते हैं कि जश्न क्यों मना रहे हैं, वो जश्न इसलिए मना रहे हैं कि इनको मैं जरा मराठी में हिंदी में समझाऊं, मराठी इतिहास के भरोसे। पूरा मराठा साम्राज्य बर्बाद करने के बाद औरंगजेब मर गया, सारे किले मराठे को ले लिए, मराठा के राजा इस दर से उस दर भटक रहे थे, लेकिन वो मराठा साम्राज्य को खत्म नहीं कर पाया और हार कर वापस चला गया। मराठों का नुकसान जितने औरंगजेब ने किया किसी ने नहीं किया, लेकिन इसके बावजूद मराठा उसको अपनी विजय मानते हैं, क्योंकि औरंगजेब मर गया लेकिन मराठा साम्राज्य खत्म नहीं कर पाया। एक राजा जाता, दूसरा राजा उसके गद्दी पे आता, सैन्य लगातार, एक सेनापति मरता, दूसरा सेनापति आ जाता, लड़ाई खत्म नहीं की। ईरान को नुकसान बहुत हुआ, कभी सोचा नहीं इतना नुकसान हुआ ईरान का, लेकिन ईरान ने हार नहीं मानी। ईरान ने सीज फायर अपने कंडीशन पे करवाया, ईरान ने आखिरी तक जवाब देता रहा, ईरान ने इजराइल के आखिरी हमले पे भी जवाब देके मिसाइल दागी,
ईरान ने अमेरिकन बेस पे ये मिसाइल दाग के दिखा दिया कि अमेरिकन बेस पे भी मिसाइल दाग सकता है, डरता नहीं। ये तो अमेरिका ने चुप्पी साध ली मिसाइल का अटैक होने के बाद भी, ये बोल के कि हमारा नुकसान नहीं हुआ, इसलिए हम कुछ नहीं करते। नुकसान तो फिर ईरान ने भी कहा था कि हमारा नहीं हुआ बम गिरने के बाद, लेकिन उन्होंने कहा कि अमेरिका को जवाब मिलेगा, और अमेरिका को जवाब उन्होंने दो बेस पे दिया गया। एक जो कतर में सीधा हमला किया, और एक हमला जो इराक में जो बेस था उस पे भी ड्रोन से हमला हुआ, लेकिन अमेरिका चुप है। तो जिसने अमेरिका को आंखें दिखाई, जिसने सीज फायर अपने कंडीशन पे करवाया, जिसने इजराइल का डोम ध्वस्त किया, जिसने इजराइल को कभी जीवन में नहीं सोचा इतना नुकसान पहुंचाया, तो उनको तो उनको विजय दिवस मनाने का पूरा अधिकार है। या हमारे देश के चैनलों को थोड़ी परमिशन लेंगे वो विजय कैसा निपटाएंगे। और जो दूसरे की गुलामी करते हो, जो चैनल पत्रकारिता को किसी सत्ता के दरबार में बेच के आए हो और पैरों में घुंघरू बांध के वहां नृत्य करते हो, वो कम से कम विजय और पराजय की बात ना करें। जो आत्मसम्मान बेच के पत्रकारिता कर रहे हो, वो तो कम से कम जय पराजय की बात ना करें। इनको जो इस देश के मरते हुए किसानों का, ये देश के मरते हुए किसानों का जिनको दर्द महसूस नहीं होता, दलितों पे अत्याचारों का दर्द महसूस नहीं होता, इस देश के लुढ़कते हुए रुपए का दर्द महसूस नहीं होता, इस देश की गरीबी और महंगाई, बढ़ती महंगाई का दर्द महसूस नहीं होता, इस देश के गिरते हुए उद्योग का, प्रोडक्शन का जिनको दर्द महसूस नहीं होता, जिस देश के एयरफोर्स के चीफ चिल्लाते होंगे कि भाई हमारे पास प्लेन नहीं, हम कैसे चुनाव लड़ाई लड़ेंगे, उसका दर्द जिन चैनलों को महसूस नहीं होता, यदि ये चैनल दूसरे देश का जय और पराजय के बारे में टिप्पणी करे तो ये नैतिक अधिकार ही नहीं है इनके पास, नैतिक अधिकार नहीं। जय पराजय की तुलना कर देते हैं, वो मुझे बताइए, ईरान ने अमेरिका के एयरबेस पे हमला करने के बाद भी अमेरिका कहता है कि ईरान बहादुरी से लड़ा, और भारत ने बहादुरी से पाकिस्तान को सबक सिखाया, इसके बावजूद भी अमेरिका कहता है कि मेरा प्रिय देश पाकिस्तान है, आतंकवाद से वही लड़ रहा है, आतंकवाद से वही लड़ रहा है, उसको यूनाइटेड नेशंस में आतंकवाद खिलाफ लड़ने वाले कमेटी का उपाध्यक्ष बना देता है, उसको IMF से पैसा दिलवा देता है, उसके साथ धंधा करता है। तो डिप्लोमेटिकली कौन सक्सेस हुआ? आतंक को पनाह देने वाला, आतंक को जन्म देने वाला, आतंक को पालने वाला, आतंक को हथियार बनाने वाला देश आतंक के साथ लड़ने वाला हो गया अमेरिका के सामने। तो हम कहां हैं? हम पूरे विश्व को बता नहीं पाए अभी तक कि पाकिस्तान आतंकी है। चाहे G7 में मार खा के आते हैं, SOC में मार खा के आते हैं, इस्लामिक कंट्रीज में 11 देशों में हमारे ये पिकनिक मनाने गए थे हमारे सांसद, वो वहां मार खा के आए हैं, उन्होंने फिर पाकिस्तान का साथ दिया। ईरान की डिप्लोमेसी देखिए, अमेरिका पे हमला करने के बाद अमेरिका कहते कि प्यार से, ताकत से लड़ा। हाँ, यही कह रहा कि आप इतना, ये मीडिया पत्रकारिता क्या होती है, एक तो फैक्ट होता है और फैक्ट के बाद एनालिसिस होता है। क्या कर रहे हैं, दो तुलना कीजिए, दो पार्ट में सीधा भारत पाकिस्तान को रखिए। भारत पाकिस्तान लड़े जिसमें पाकिस्तान के सामने भारत नैतिकता में, साहस में, आर्मी के स्ट्रेंथ में, हर चीज में कितना फर्क है कल्पना नहीं कर सकते, इतने ऊपर है भारत। वो पराक्रम दिखाया भारतीय सेना ने, क्या हुआ? उस पराक्रम को पूरी दुनिया में किसी ने इंडोर्स नहीं किया। ये सेना नहीं जाती है, आर्मी चीफ थोड़ी जाएंगे कहीं पर कि हमको कहो बहादुर है, हमको कहो बहादुर। क्यों हुआ ये क्यों हुआ? क्योंकि जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार बोलता है कि मैंने सीज फायर करवाया और धमका के करवाया, हम डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने में डरते हैं। जो डरता है उसका कोई साथ नहीं देता, डरपोक का कोई साथ नहीं देता। ईरान ने क्या किया? क्यों ईरान इनको बहादुर लगता है अमेरिका को? क्योंकि ईरान ने अमेरिकन बेस पे भी हमला किया है। उसके सीज फायर के
उसका भी जवाब, उसके सीज फायर के उसके ट्वीट का अरागची ने क्या ट्वीट का जवाब दिया? जवाब कोई दिया, एग्रीमेंट नहीं हुआ है, कहाँ बकवास कोई कर रहे कोई हो? एग्रीमेंट नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। हमारे यहाँ जैसे उन्होंने ट्वीट किया, तुरंत ट्वीट आना जाना चाहिए था। अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोलते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। भारत किसी का सुनने वाला नहीं है। पाकिस्तान घुटने पे आया, उन्होंने माफी मांगी, इसलिए हमने उनको माफ किया, मामला खत्म। लेकिन हमारे यहाँ राष्ट्रपति का ट्वीट आने के बाद 15 मिनट मतलब 2 घंटे बाद विदेश सचिव आके बोल के जाते हैं कि भाई दो किसी का सवाल लिए बगैर, और बार बार यही कहते कि भाई पाकिस्तान हमारे सामने झुका, लेकिन ये नहीं कहते कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। अमेरिका ने पूरा कंफ्यूजन फैला दिया। जिस दिन तुम अमेरिका को कहते कि अमेरिका झूठ बोल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप को लगता होगा कि उसने ऐसा किया है तो हम फिर औकात दिखा देंगे पाकिस्तान की, सीज फायर कैंसिल कर देते हैं, क्या होता? नहीं, एक बहुत क्या होता? अमेरिका कहता है भारत जैसा बड़ा देश नहीं। अमेरिका की हालत डरपोक वाली है। एक पिक्चर आई थी पति पत्नी और वो, एक पिक्चर आई थी पति पत्नी और वो, उस पिक्चर में संजू कुमार थे। संजू कुमार की शादी होती है विद्या सिन्हा के साथ। पिक्चर में शादी के दिन उसको दोस्त समझाते हैं कि पहले दिन से बीवी को दबा के रखना, रोज डांटना उसको, तो जीवन भर कंट्रोल में रहेगी। संजू कुमार भाई शुरू हो जाते हैं सुबह से ही, ऐसा नहीं हुआ तो ये कर, ऐसा नहीं हुआ तो चाय नहीं आई तो। परेशान पत्नी, बोला गीजर ऑन करो, यदि पानी गर्म नहीं हुआ तो। वो पत्नी परेशान होकर आती, बोलती क्या नहीं हुआ तो? नहीं होगा पानी गर्म। तो बोले इसमें क्या ठंडे से नहा लूंगा। ये अमेरिका है, इसको आग दिखाओ तो औकात में रहता है। ईरान ने आग दिखाई, औकात में रहा। फ्रांस ने आग दिखाई, औकात में रहा। मैक्सिको ने आग दिखाई, औकात में रहा। साउथ अफ्रीका ने आग दिखाई, औकात में रहा। चीन ने आग दिखाई, औकात में रहा। कनाडा ने आग दिखाई, औकात में रहा। भारत ने पैर पकड़ लिए, रोज जूते खा रहे हैं, रोज जूते खा रहे हैं। मैं बड़ा क्लियर 2 हिस्सों में इसको रख करके आखिर में 5 मिनट कंक्लूड करने में 2 हिस्सों में रखते हैं, भारत पाकिस्तान, इजराइल ईरान। भारत पाकिस्तान में भारतीय सेना की बहादुरी, बाहुर कौन, मोदी जी थोड़ो गए थे लड़ने, सेना की बहादुरी पराक्रम को दुनिया में किसी मुल्क ने इंडोर्स नहीं किया। पहली बात, किसी राष्ट्राध्यक्ष ने कहा हो कि नहीं भारत की सेना भाई साहब क्लैप कर देते हैं एक बार, जबकि करना चाहिए था। ये हमारे लिए शर्मनाक है कि हमारे देश की लीडरशिप इतनी घटिया है, इतनी घटिया आशीष, नहीं करवा बिना साजो सामान के चाइना जैसे बलाढ्य राष्ट्र को भी हम औकात में रखते हैं। तो गलवान में जो हुआ, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, वो पीठ पे छुरा घोंपा था चाइना ने, लेकिन चाइना को हमारे सैनिकों ने औकात दिखा दी। हम सैनिक सब किए, लेकिन नाम कहाँ सैनिक का है? मैं उस बात पे कर रहा कि नाम कहाँ पर है। भारत पाकिस्तान में पराक्रम को इंडोर्स नहीं किया। भारत पाकिस्तान में किसी देश ने कोई देश या कोई संगठन, वो चाहे G7 हो, चाहे ब्रिक्स हो, चाहे SCO हो, चाहे G7 हो, चाहे G20 हो, किसी भी देश ने या किसी भी देशों के संगठन ने, किसी ने भी भारत के पक्ष में खुल करके कोई समर्थन पत्र नहीं जारी किया। दूसरा नंबर पॉइंट। 2, तीसरा नंबर पॉइंट, किसी ने भी हमारे दुश्मन देश के खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित किया। एक होता है हमारे पक्ष में समर्थन, वो नहीं किया, दुश्मन देश के पक्ष में खिलाफ प्रस्ताव नहीं पारित किया। 3 पॉइंट, युद्ध खत्म होने के बाद किसी देश ने भी, युद्ध खत्म होने के बाद भी किसी देश ने भी भविष्य के लिए भारत को कोई भी किसी भी तरह के समर्थन का आश्वासन नहीं दिया। 4 पॉइंट, ज्यादा नहीं, 4 पॉइंट। अब आते हैं ईरान इजराइल। हम दोनों की एकदम निष्पक्ष करेंगे, जो भी एनालिसिस करेंगे। ईरान इजराइल में आधी दुनिया, अगर 30% 40% दुनिया इजराइल के साथ खड़ी हुई खुल के, जैसे G7 में प्रस्ताव पास हुआ इजराइल के पक्ष में, यूरोपियन यूनियन हुआ तो हाँ, यूरोपियन यूनियन हालांकि प्रस्ताव नहीं किया था, लेकिन G7 में प्रस्ताव समर्थन किया। तो उसके सामने SCO ने
ईरान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया सामने। बिल्कुल, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने किया, बिल्कुल साफ दिखा कि जो है ईरान के पक्ष में प्रस्ताव पारित किया। दूसरा, ईरान के खिलाफ इजराइल के खिलाफ निंदा प्रस्ताव आया। तीसरा यूएन में, भारत में क्यों नहीं, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल, जब भारत पाकिस्तान का संघर्ष हुआ, क्यों नहीं, क्या भारत के इतनी वैल्यू नहीं है? दुनिया चौथी अर्थव्यवस्था, 145 करोड़ की आबादी, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश, क्यों यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग नहीं कॉल करवा पाया भारत? क्यों नहीं करवा पाया? एक बड़ा फैक्ट की बात बता दूं, गलत साबित हो जाऊंगा, पत्रकारिता मुंह नहीं दिखाऊंगा। यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग जो इमरजेंसी कॉल की गई, ईरान ने कॉल करवाई थी। भारत क्यों नहीं कॉल करवा पाया? क्यों नहीं कॉल करवाया? यूएनएससी की इमरजेंसी मीटिंग कॉल हुई और उस इमरजेंसी मीटिंग में चीन ने, कोरिया ने, रूस ने और खुद ईरान के प्रतिनिधि ने कुत्ता बना दिया था। मतलब ऐसे इस लैंग्वेज में वहां पर रगड़ा है। 3 घंटे की लाइव रिकॉर्डिंग है, हमने एक शो में कहा था, 3 घंटे 3.5 घंटे जो मीटिंग चली, वो जाकर के दर्शक सुन सकते हैं। ऐसा लताड़ा था, ऐसा। खुद ईरान के पक्ष में चीन, ईरान के पक्ष में कोरिया, ईरान के पक्ष में रूस, ये दुनिया के जो बड़े मुल्क थे। रूस और चीन तो काफी बड़े मुल्क, और परमाणु शक्ति संपन्न तो छोटा राष्ट्र भी बड़ा ताकतवर माना जाता है। ये सब क्यों भारत के लिए कोई नहीं बोला? अब 5वीं बात, जिस देश ने हमला किया वो खुद 100 जूता 100 प्याज वाली कहावत सबने सुनी होगी, वही अमेरिका आज पीठ ठोक रहा है। और पीठ ठोक नहीं रहा है, ये खामेनेई के खेल में फंसे हैं दोनों। ट्रंप अपनी इज्जत बचाने के लिए खामेनेई के पीछे छिपना है कि चलो यार ईरान बोल दे एक बार कि नहीं हमारा नुकसान हुआ है, इसी बहाने हम मुंह दिखा पाए। और नेतन्याहू न घर के रहे न घाट के रहे। उनके देश में सांसद कह रहे हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री नहीं चाहिए। पूरे देश में सन्नाटा है। आप देखिए, जो ये लिखा है गोदियों ने कि ईरान में जश्न हारने पे भी, भाई इजराइल क्यों नहीं मना रहा है? उसके यहाँ पटाखे खत्म हो गए कि पैसा खत्म हो गया है, या माचिस नहीं है कि पटाखा चलाएं कैसे, माचिस नहीं है, या कपड़े खत्म हो गए झंडा सिलवाने के लिए, या झंडा सिले हुए झंडा में लगाने के लिए डंडा खत्म हो गया है? क्या खत्म हुआ बताओ मुझे, बताओ। जितने ज्ञानी है लेखक, झंडा खत्म, डंडा खत्म, माचिस खत्म, बारूद खत्म, पटाखे खत्म, क्या खत्म है? क्यों जश्न नहीं मना रहे हो? मनाओ ना भाई। इजराइल की जनता त्राइमाम कर रही थी, बंकरों में और मेट्रो स्टेशनों में बैठी हुई, कर रही थी नो वार, नो वार, नो मोर वार, ये कर रही थी। इसलिए वो सन्नाटे में बैठे हैं और कोस रहे हैं कि किस नेतन्याहू को हमने बैठा कर रखा था, बार बार युद्ध में झोंकता है ससुरा। ये है शुद्ध समझो देसी में। तब भाऊ इसी फाइनल कमेंट, अब कि फाइनल कमेंट यही है, ये फाइनल कमेंट यही है। मैं जब इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में देखता हूँ, देखिए मैं देखिए, कई लोग ये भी सोचते होंगे, कभी हम डिनर विनर पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अरे आप भारत के खिलाफ क्यों बोलते हैं? मतलब भारत के खिलाफ नहीं बोलता, मैं इस देश का नागरिक हूँ। यदि मेरे देश की बेइज्जती बाहर होती है तो उसको मेरे को पीड़ा होती है, वो मैं मेरे सरकार से शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? मेरे हुक्मरान से नहीं बोलूंगा तो किससे बोलूंगा? मैं मेरे अभिभावकों से नहीं बात करूंगा तो कैसे करूंगा? ये बोलना पड़ेगा। मेरी विदेश नीति कितनी ढुलमुल है ये बताना पड़ेगा। ये भोपुओं के सामने तो सच्चाई रखनी पड़ेगी। ये रोज सुबह से लेके एक भोगा बजाने लेके लगते हैं कि मोदी जी की जय जयकार करने में लगते हैं, उनको बताना पड़ेगा कि विश्व में क्या सोच रहे हैं। क्या हमारी एसओसी में किरकिरी नहीं हुई? क्या G7 में किरकिरी नहीं हुई? एक वो ट्रंप जिसको आपने जबरदस्ती बाप बना के रखा है इस देश का, एक गौतम अडानी के चक्कर में, वो रोज बेइज्जती कर रहा है भारत की। क्या हमको पीड़ा नहीं होती है? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे देखिए, जरा बाहर के अखबार पढ़िए, जरा समझ में आ जाएगा विश्व कहाँ जा रहा है और हम कहाँ हैं। यदि हम कोई गलती करें तो उसको ठीक करने का भी अधिकार हमको ही, हमें हमारे देश को बोलेंगे। हम बार बार कहते कि ये जयशंकर को हटाओ, कोई बीजेपी में बहुत लोग पड़े हैं ज्ञानी, उनको लाइए सामने। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चीज में ना अपना ना के करे, विदेश नीति भी मैं संभालूंगा, डिफेंस भी मैं संभालूंगा, कैसा जाना बादलों के पीछे प्लेन ये भी मैं बताऊंगा। क्या आप अपने आप को अविनाशी और अवतार समझते हैं विश्व का, भगवान का? लेकिन नहीं है। आपको गलत फहमी में रहने का अधिकार है, आप रहिए,
देश जानता है वस्तुस्थिति क्या है, देश की किरकिरी हो रही है, देश बेइज्जत हो रहा है। अमेरिका हमारी विदेश नीति तय करेगा तो हम क्या करेंगे? जिस इंडिया के पीछे, जिस भारत के पीछे पूरा विश्व खड़ा हुआ करता था, आज एक आदमी नहीं है। हमको गारंटी में भेज के बोलना पड़ रहा है कि भाई साहब समर्थन दो, भाई साहब समर्थन दो, फिर भी नहीं दिया किसी ने। क्या थी पोजीशन जब पाकिस्तान को दो टुकड़े किए? पूरा विश्व भारत के साथ था, अमेरिका छोड़ के। हाँ। आज वही भारत आज समर्थन के लिए लोगों के लिए सामने कटोरा लेके जा रहा है। इस शशि थरूर जैसे वाहियात आदमी को भेज रहे हैं, वो जाकर गाना गा के आता है वहां पे। और जो कहता है कि भाई उसको उपाध्यक्ष बनाया पाकिस्तान को कोई बड़ी बात नहीं है। अरे कैसी बड़ी बात नहीं है? आतंक के खिलाफ लड़ने वाले कमेटी का वो उपाध्यक्ष बनाया। अरे चोर के हाथ में चाबी दे रहे हो तुम, व्यभिचारियों को हाथ में तुम महिला आश्रम की चाबी दे रहे हो, क्योंकि वो अमेरिका ने किया तो आप बोलते कोई उसका मकसद नहीं है। हाँ। तो फिर मकसद क्या है? शशि थरूर का अमेरिका जाने का ही है। देखिए सवाल ये है आशीष, सवाल ये देश के खिलाफ नहीं है, ये देश के सामने कमियां उजागर हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? तुगलक के हाथ में कोई तुगलक की फरमान निकालते जाएगा, कोई ये देश को अपनी जागीर समझ के चलाते जाएगा, तो ये लोकतंत्र है। बाबा साहेब आंबेडकर की अध्यक्षता में बनाया हुआ संविधान इस देश का रक्षक है। ये संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं मेरे सरकार को सवाल पूछूं। ये संविधान मुझे अधिकार देता है कि मैं मेरे देश के आत्मसम्मान के बारे में मैं बोलूं। बाकी लोगों ने अपना ईमान बेच दिया होगा, हमने नहीं बेचा। इसीलिए सवाल उठता है। नहीं। हमारे जो पुराने जो हमारे साथी थे वो कहां गए? क्यों हमसे मुंह फेर रहे हैं? कभी आत्ममंथन करने की जरूरत है। आज हमारे साथ जिसको हम अपना मानते हैं वो भी आपके मुंह पे थूक के चला गया, अमेरिका। हमारी विदेश नीति तय करेगा वो, तुम किससे दोस्ती करोगे किससे नहीं। आज बताइए, मतलब राजनाथ सिंह वहां जाके इतना बोल के आए, किसी ने कुछ सुना नहीं? प्रस्ताव में नहीं शामिल किया, ज्वाइंट प्रस्ताव में शामिल नहीं किया, और आप बोलते हो मैं बहिष्कार करूंगा, तो हु केयर्स? ये भारत की स्थिति हो गई। नहीं तो भारत के बहिष्कार से संगठन हिल जाने चाहिए थे। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। भारत ने ईरान के प्रस्ताव में साथ नहीं दिया, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्रस्ताव पारित हुआ। तब भी हुआ था, आज भी हुआ है। भारत की जरूरत तब नहीं है। आपको सरकार में बिठाया देश की उन्नति के लिए, बेइज्जती के लिए नहीं। ये लोग बैठे होंगे यहाँ पे जिनके पॉकेट में पैसा होगा या पैरों में घुंघरू बंधे होंगे, इसलिए उनको देश का आत्मसम्मान यदि स्टेक पे है तो उनको नहीं लगता। जो लोग इस देश से प्रेम करते हैं, इस तिरंगे से प्रेम करते हैं, जो लोग जानते हैं कि इस देश को आजादी बहुत कुर्बानियों से मिली है और देश में आज भी लोकतंत्र जिंदा है, आपातकाल के बाद भी लोकतंत्र जिंदा था और आपातकाल को भी लोगों ने आईना दिखाया है, तो अघोषित आपातकाल को भी आईना दिखेगा। समय लग रहा है, लेकिन देश की बेइज्जती होगी तो किसी को तो आवाज उठाना पड़ेगा। नहीं, एक फाइनल बस इतना ही कहना है कि जो लोग ये सोचते हैं कि देश के खिलाफ, देश और सरकार में जमीन और आसमान का अंतर होता है। जमीन आसमान नहीं, पाताल आसमान का अंतर होता है। सरकार कभी देश नहीं बन सकता, देश चिरंजीवी होता है और सरकारें क्षणभंगुर होती हैं। सरकारें बनती हैं, बिगड़ जाती हैं, टूट जाती हैं। सरकारें क्षणभंगुर और अमर्त्य। देश अमर्त्य है, देश अमर है और सरकार क्षणभंगुर। तो ये क्षणभंगुर सरकारें देश का क्षरण न कर दें। क्षणभंगुर सरकारों को देश का क्षरण करने से रोकने के लिए इन सरकारों के चेहरे से नकाब उतारना पड़ता है। इसलिए ये बहुत समझ लीजिए साफ साफ, ये जो लोग पाप कर रहे हैं पत्रकारिता में, फिर कहता हूं पाप कर रहे हैं। मैं एक हेडलाइन पढ़ा, उस हेडलाइन को मैं चर्चा में भी नहीं लाना चाहता, लेकिन चलते चलते बता दूं। हेडलाइन पढ़ा, एक बड़ी मीडिया हाउस ने लिखा
शशि थरूर ने रूस में धारा प्रवाह फ्रेंच बोल करके तहलका मचा दिया। अब थरूर को, लिखने वाले को, उस मीडिया हाउस, उसके मालिक, सबको कमरे में बंद करना चाहिए एक साथ, और वहां फ्रेंच में ही 6 घंटा बोलवाना चाहिए उनको। उससे देश का फ्रेंच बोल करके, अगर फ्रेंच बोलना खूबी है, उसमें था कि रसिया में गए और फ्रांस का प्रतिनिधि फ्रेंच बोला तो उन्होंने धारा प्रवाह उसके साथ फ्रेंच बोला, सब के सब चौंक गए, चौंक के सब भारत की तरफ देखने लगे। मोदी जी कहते हैं सब भारत की तरफ देख रहे हैं, तो भाई ट्रांसलेटर रख लो ना उससे, ट्रांसलेटर रख लो उससे। मैंने उनको 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 वैसा नहीं होता आशीष। धारा प्रवाह बोल के किसी भारत विदेशी भाषा में, इंदिरा गांधी का भी एक इंटरव्यू है, फ्रांस के एक टेलीविजन ने लिया है, पूरा फ्रेंच में बोली है इंदिरा जी, पूरा। लेकिन उसका महिमा मंडन नहीं हुआ, उसका किसी चैनलों ने अखबार। लेकिन सुनिए मेरी बात, अटल जी हिंदी में बोले, इस देश के स्टेट्समैन अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी में यूनाइटेड नेशन में बोले और तहलका मचा दिया। उसको कहते तहलका मचाना है। यही मैं कह रहा था, यही बात इस की 6 घंटे नहीं, अरे शशि थरूर तू 6 मिनट ही बोलता, 6 घंटे बोलने की परिणति क्या? रशिया ने उसी एसओसी में पहलगाम नहीं इंक्लूड किया, राजनाथ सिंह के भाषण को तवज्जो नहीं दी, और पाकिस्तान का बलूचिस्तान इंक्लूड किया। इससे बड़ा शर्मनाक बात क्या है? 6 घंटे में क्या बोल के आया पता नहीं, फ्रेंच में रेसिपी बता रहा था क्या खाने की? 6 घंटे नहीं, बात 6 मिनट की भी हो जाए, उसकी परिणति क्या है ये देखनी चाहिए। इनको 6 घंटे में बोलने में, मैंने क्या कहा आपको, ये सब फिल्मी लोग हैं, 3 घंटे की फिल्म देख के बहुत खुश होते हैं। इनको ये पता नहीं, जो अमिताभ बच्चन धनाधन लोगों को ठूसे मारता है, बेचारी के पेट में टेबल लग गई तो मरते मरते बच गया था। क्या बताएं? यही बात ये मैं मीडिया के लिए कहा है, थरूर के लिए भी नहीं, कि आप कितने पददलित हो चुके हो, कितने चरणों में लौट चुके हो, नाली के कीड़े से बदतर हो गए हो, कि एक व्यक्ति जैसे ही, क्योंकि वो राहुल सोनिया को पॉलिटिकली टारगेट कर रहा है, इसलिए, सिर्फ इसलिए, उसके लिए आपके पास पेमेंट भी नहीं आया होगा, मुझे पता है कि थरूर की वाहवाही लिखने के लिए नहीं, लेकिन आप खुद में ही, जैसे होता है कि वफादार, कि मतलब अपने आप ही घर में अगर मालिक का कोई गाल ही सहला दिया तो ही भोंकने लगो, उस टाइप के बिहेवियर में अब आ चुके हैं आप लोग, हैबिचुअल ऐसे हो गए कि आप थरूर अरे मेरा बेटा स्पेनिश जानता है, फ्रेंच से ज्यादा टफ होता है, मुझसे सुनो, तो क्या करेंगे? भेज दे उसको समर्थन जुटाने के लिए, मूर्खों। वो अभी पता नहीं नहा पाता है कि नहीं ढंग से साबुन लगा कर, फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सारे मटके फूटे, आशीष, सारे मटके फूटे हुए हैं, कितना भी पानी डालो ये भरेंगे नहीं। गजब है। तो ये हालत है, इसीलिए मैं कहा कि मैं कह रहा हूँ ये सारे पत्रकारिता के नए मापदंड है, ये मोदी का नया भारत है, और उस नए भारत की ये नई पत्रकारिता है। ये मापदंड नहीं है, सिंबल दंड से चल रहा है सर, मापदंड मैंने क्या कहा, मैं इसको कोई भी दंड कहो, लेकिन ये भारत के लिए दंड है, ये पत्रकारिता के लिए दंड है, पत्रकार के लिए पनिशमेंट है। फिर भी हम कहते हैं, अंत में कार्यक्रम भी लंबा खींच गया, कार्यक्रम के बारे में फिर मैं कहता हूं, ईरान को जश्न मनाने का क्यों अधिकार है, इसका भी हमने बात कही। अमेरिका एकाएक ईरान को क्यों अच्छा कह रहा है, क्योंकि भैया तू मुझे बचा, मैं तुझे चाहिए वो मदद कर दूंगा। ईरान के एक डायलॉग ने कि हमारे यहाँ नुकसान ज्यादा हुआ, ट्रम्प साहब की इज्जत बच गई। नुकसान कितना हुआ ये ईरान जानता है, उसको जो करना है वही करेगा। तीसरी बात, हमारे यहाँ एक जो नरेशन बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि भारत ने बहुत बड़ा तोप मार लिया, वो एक उसमें ये है। और कम से कम पत्रकारिता ने और नीचांक, रोज नए नए नीचांक स्थापित कर रहे हैं, उसके लिए उस पत्रकारिता का भी साधुवाद। लेकिन फिर देश में ये पत्रकारिता हमारे टाइप की हम जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं। हम आज भी उस संविधान को सैल्यूट करते हैं जिसके तहत ये देश चलता है। हम लोकतंत्र के पुजारी हैं, हम भारत माँ के पुत्र हैं, हम वो अकेले पुत्र नहीं है जो अपने आप को सुपुत्र कह के रोज भारत माँ को बेचे। हम तो ये कहते भारत के वो सुपुत्र है कि जो हम अपने आप को भाग्यशाली कहते हैं कि हम भारत में जन्म लिए। हमारा कुछ देना है समाज को, भारत माता को देना है,
भारत माता के प्रति समर्पित करना है। इसीलिए ये पूरा प्रपंच रचा है। इसीलिए जो सच्चाई वो सामने लाने का प्रयास करते हैं, बिटवीन द लाइन विश्लेषण करने का प्रयास करते हैं। आपको अच्छा लगा, आप सराहना कर सकते हैं। आपको नहीं अच्छा लगा तो आप कमेंट करके निर्भसना भी कर सकते हैं। इंसान है, गलतियां सबसे होती है। प्रयास करते हैं कि गलती ना हो। गलतियां व्यक्तिगत जीवन में हो सकती है, लेकिन जब पब्लिकली आते हैं, जब देश की बात आती है, तो पूरे छानबीन करके आते हैं, ठोक बजा के आते हैं, सारी चीजें आपके सामने लाते हैं और प्रयास करते हैं बताने का कि बिटवीन द लाइन क्या खेल चल रहे हैं और हम कहाँ मार खा रहे हैं। क्योंकि हमारा मार खाना भी किसी ना किसी को तो बताना पड़ेगा। वो काम हम कर रहे हैं। इस काम में आपको लगा हम अच्छा काम कर रहे हैं, फिर कृपया करके ये वीडियो शेयर करिए। बेल का आइकॉन दबा के आप सब्सक्राइबर नहीं हो तो सब्सक्राइब करेंगे, तो लगातार सच्चाई आपके सामने लाने का प्रयास करेंगे। और सच्चाई की कीमत बहुत भारी चुकानी पड़ती है, क्योंकि सच्चा कड़वा होता है। हो सकता है इसकी कीमत हमको भी चुकानी पड़े। ऐसे समय में, उस संकट के समय में पहले से हम तैयारी कर रहे हैं। आपको स्कैनर दिख रहा होगा, जो आपकी स्थिति हो, जैसा आप चाहे, ना कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यदि कर सके तो थोड़ी मदद करने का प्रयास करें, क्योंकि हम किसी उद्योग घराने से टाइप करना नहीं चाहते और करेंगे भी नहीं। क्योंकि पत्रकारिता जिस दिन किसी उद्योग घराने के दरबार में बैठ जाएगी तो फिर पामेलियन कुत्ता कहलाएगी। हम वो है कि जहां गलत हो वहां आवाज उठाएंगे। इसलिए आपका साथ जरूरी है, साथ देने का प्रयास कीजिए। आप ये कार्यक्रम बहुत लंबा हो गया, आज बहुत सारी बातें हुई। बहुत लंबा एक हो बार गया। फिर से आप सबको धन्यवाद और इस गुजारिश के साथ नमस्कार, विदा लेते हैं। फिर पता नहीं बिल्कुल। आशीष जी का कब आदेश हो, क्योंकि मैं तो आशीष जी के आदेश पे डिपेंडेंट रहता हूँ। आशीष जी कहते नहीं हैं कि नहीं भाव को बहुत जोड़ दो और भाव को आना पड़ता है, क्योंकि जो भी विश्लेषण है, जितना प्रयास करता हूँ आपके सामने लाने का। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद भाव, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग किसी और से लेंगे तो हम भी फिर बताएंगे फलाने भाषा में बहुत धारा प्रभाव बोलता है, इसलिए हम किसी से नहीं लेंगे। हमारे लोग हैं, जनता है, बस वही। हम तो पुत्र बन के खुश हैं। हम सुपुत्र हैं कि कुपुत्र, ये इतिहास तय करेगा। ये इतिहास का हक वो तय करेगा। हम तो पुत्र बन के खुश हैं। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद।